बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब में मरीम नवाज़ मुंतखब हो गई और सिंध में जो है वो मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला बन गए। दो सूबों के तो वज़ीर आला बन गए हैं, अब दो सूबे मज़ीद रहते हैं, वहाँ पर भी अनकरीब वज़ीर आला बन जाएंगे। लेकिन देखना ये है हमने कि भाई आवाम की नुमाइंदगी कहाँ पे हो रही है। लखपति, करोड़पति, बल्कि अरबपति लोग गरीब आवाम की, भूखे नंगे से तरसते हुए आवाम की अरब लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं। कितनी अजीब बात है। और ये सारे के सारे ये कह रहे हैं कि भाई हम गरीबों को बहुत रखते हैं। देखेंगे कि कितना ही गरीबों का दर्द रखते हैं, क्योंकि 75-76 सालों से पाकिस्तान की आवाम इसी किस्म के उमराह को, जो अमीर तरीन लोग हैं, जिन्हें इतना गम ही नहीं कि यार पेट्रोल गाड़ी में है कि नहीं है, उन उन गमों में भी ये लोग मुब्तला नहीं है। एक तो किराया नहीं होता ना सफ़र करने का, एक एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का, अपने घर से जहाँ पर मजदूरी करने जाता है मजदूर, वहाँ के किराए का मसला होता है। मैं इनको इतना भी मसला नहीं है कि इनकी जो करोड़ों की अरबों की जो गाड़ियां हैं, उनमें भी जो है वो पेट्रोल कम हो गया कि नहीं, इनको तो ये भी फिक्र नहीं है। इनको तो खाने पीने की किसी अशिया की कीमत का भी अंदाजा नहीं होता। इनको तो ये भी नहीं पता होता कि दाल या टमाटर या सब्जी या घी या चावल या गोश्त या दीगर अशिया की कीमतें क्या हैं, बाजारों में क्या मिलती हैं, और किस इलाके में कितनी मिल रही है, और कौन सी चीज़ कितनी पहले कितनी थी और कितनी है, कि और कितनी महंगी हो गई है, ये इन लोगों को अंदाज़ा नहीं होता। ये चारों सूबों के वज़ीर आला जो भी बन रहे हैं, इंतहाई अरबपति लोग हैं, इंतहाई अमीर तरीन लोग हैं, और गरीब तरीन लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और साथ ही साथ इनके जो वज़रा बनेंगे वो भी इंतहाई अमीर होंगे। बहरहाल कौमी असम्बली के हवाले से जो सदर मुमलिकत ने असम्बली पर साइन करने से इनकार कर दिया है, उनके ख्याल से जो है वो असम्बली की कंपोजिशन अभी मुकम्मल नहीं हुई। असम्बली ना मुकम्मल है, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जिसमें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड आज़ाद अरकान शामिल हुए थे, उनको जब तक मखसूस नशिस्तें नहीं मिल जाती, ये असम्बली मुकम्मल नहीं होती, लिहाजा इजलास नहीं बुलाना चाहिए। दिलचस्प सूरत हाल है। मेरे ख्याल से सदर मुमलिकत साहब ने बिल्कुल दुरुस्त इकदाम किया है। उन्होंने बहुत ही अच्छा इकदाम किया है, क्योंकि असम्बली की कंपोजिशन मुकम्मल नहीं है, और ये ज़्यादती होगी अगर आप इस असम्बली में आप मुनक्कद करें वो तमाम प्रोग्राम, वो तमाम इलेक्शन के काम जो शेड्यूल के मुताबिक या प्रोग्राम के मुताबिक चल रहे हो, जैसे कि आप स्पीकर का इंतखाब हो, या वज़ीर आज़म का, या हाउस ऑफ लीडर ऑफ द हाउस का जब इंतखाब करते हैं, उसके लिए आपको जो है वो असम्बली मुकम्मल होना बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना कैंडिडेट लाना चाहती है, तो उसके पास जब सीटें ही मुकम्मल नहीं होगी तो वो वोट कहाँ से लेंगे। लिहाजा ये जितने भी बाकी असम्बलियों में भी इंतखाबात हो रहे हैं, वो भी इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। चाहे वो पंजाब असम्बली हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, या केपी की असम्बली हो। इसमें अगर अकलियतों के और ख़वातीन की जो मखसूस नशस्तें हैं, उन पर अगर नोटिफिकेशन मुकम्मल नहीं होगा, और एक सियासी जमात के पास मुकम्मल उसकी सीटें नहीं आ चुकी होंगी, उस वक्त तक ये जितने भी इंतखाबात हो रहे हैं, ये इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे। अब आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से कि 265 का 266 का ऐवान है, और 265 का इलेक्शन हुआ है, तो 265 में से जो मुकम्मल जो सीटें मिल जाती हैं जब अकलियतों की और ख़वातीन की मिला के, तो 336 का ऐवान बनता है, जिसमें से 169 यानी कि 169 अरकान चाहिए होते हैं। वो 169 तब होंगे जब 336 का नोटिफिकेशन हुआ होगा। यानी कि आप एक कैंडिडेट को जानबूझकर हराने की कोशिश करें, उसको पीछे करने की कोशिश करें, तो ये एक इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझा जाएगा और करार दिया जाएगा, और वो है ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जब तक उनको सीटें नहीं मिल जाती, नहीं होनी चाहिए, और उनको उन्होंने सीटें देनी भी नहीं है। जैसे हमने कल व्लॉग में डिस्कस भी किया था कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कोई मूड नहीं है, क्योंकि बल्ले का निशान पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ले लिया गया, फिर उन पर मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात किए गए, फिर इलेक्शन के दौरान जो उनको खुल कर जो है वो कंपेन करने की इजाज़त दी गई, उसके बाद भी उनको रिगिंग का सामना करना पड़ा। तो कहीं से भी मूड नहीं लगता कि उनको इस स्टेज पर जो है वो गिफ्ट में देंगे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम पर उनको सीटें दे देंगे, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने रिटर्निंग ऑफिसरान के पास जो है वो इस इलेक्शन से पहले जनवरी में ही उसके नॉमिनेशन पेपर सबमिट करने होते हैं, उसकी बाकायदा सिक्योरिटी हुई, वो उन्होंने लिस्ट भी नहीं प्रोवाइड की थी, और ना ही किसी कैंडिडेट का वो प्रोवाइड किया हुआ, तो वो कहाँ से उसको देंगे। तो टेक्निकल बुनियादों पर उनको वो नशिस्तें नहीं दी जाएंगी, और ये इजलास क्यों होगा। अब सदर ममलिकत के असल में इजलास का जो असर है वो क्या होगा, क्योंकि 21 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाना ज़रूरी है, तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द अपनी ये सीटें मुकम्मल करें, नोटिफिकेशन मुकम्मल करें, और इजलास की तरफ आगे बढ़ सके। 29 तारीख को इजलास होना बहुत ज़रूरी है। ये कहा जाना कि ये स्पीकर जो है वो
عبوری اسپیکر ہے یہ نہیں بلا سکتا تو یہ بات غلط ہے. جیسے اسحاق ڈار نے کہا کہ اسپیکر بلا سکتے ہیں، میرے خیال سے اسپیکر بھی اجلاس نہیں بلا سکتا. اور کنور دلشاد صاحب جو سابق سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، ان کا خیال تھا کہ عبوری اسپیکر ہیں اس لیے یہ نہیں بلا سکتے، جبکہ اسحاق خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ بلا سکتے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب تک نیا اسپیکر منتخب نہیں ہو جاتا اس وقت تک پچھلا شخص ہی جو فرد ہوگا، خاص اس کا نام ہوگا جو بھی ہوگا، وہ چاہے الیکشن ہار بھی جائے پھر بھی وہ اسپیکر رہتا ہے جب تک نیا اسپیکر الیکٹ نہیں ہو جاتا. تو وہ عبوری ہونے کی یا آفیشیٹنگ ہونے کی یا ٹیمپرری اسپیکر کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. جب تک نیا اسپیکر نہیں آئے گا وہ پرانا اسپیکر ہی کرے گا، اپنے خدمات انجام دیتا رہے گا، وہی اسپیکر کہلائے گا. تو اسپیکر بحثیت اسپیکر اگر صدر مملکت کال نہیں کرتا تو اسپیکر اس لیے نہیں بلا سکتا کہ ہر پارلیمانی سال پر صدر مملکت ہی اپنی اسپیچ کرتا ہے، اس کے بعد ہی نیا پارلیمانی سال شروع ہو سکتا ہے. اور اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ پریزیڈنٹ پاکستان اسمبلی، نئی اسمبلی چونکہ بن رہی ہے، اس کے لیے وہ نوٹیفیکیشن جاری کریں گے. تو نوٹیفیکیشن کو جاری کر دینا چاہیے، جتنا جلدی اور جتنا بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اتنا ہی اچھے طریقے سے ہوگا. ورنہ عدالتوں میں جائیں گے اور شاید کسی نہ کسی پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن پر یا اسپیکر پر یا پھر جو ہے صدر مملکت پر کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 6 نہ لگ جائے کہ بے غداری کے آپ مرتکب ہوئے. تو بہتر یہی ہے کہ تمام کے تمام نوٹیفیکیشن کر دیے جائیں اور اسپیکر کا انتخاب منعقد کیا جائے. اسپیکر آ کر جو ہے وہ پہلے جو ہے سب سے پہلے تمام اراکین قومی اسمبلی کے جتنے اراکین ہیں وہ حلف لیں گے. اس کے بعد پھر جو ہوگا اسپیکر کا انتخاب ہوگا، پھر اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر انتخاب ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ لیڈر آف دا ہاؤس کا انتخاب ہوتا ہے جو کہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہوگا. اور پھر وہ لیڈر آف دا ہاؤس منتخب ہونے کے بعد حلف لیتا ہے اور حلف لینے کے بعد اپنی کابینہ بناتا ہے. اور پھر کابینہ سے صدر مملکت پہلے وزیر اعظم سے حلف لیتا ہے، وہ پھر کابینہ سے حلف لے کر کابینہ چل پڑتی ہے. اور پھر اپوزیشن لیڈر کا بھی وہاں پر انتخاب کر لیا جاتا ہے جو کہ اپ کمنگ گورنمنٹ کہلائی جاتی ہے، گورنمنٹ کا ریپرزینٹیو کرایا جاتا ہے پورے اپوزیشن کی طرف سے. تو دیکھنا ہے کہ اس تمام پروسیس کا مکمل ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد پھر صدر مملکت اور سینٹ کے بھی جو ہے وہ انتخابات مکمل کرنے ہیں. بہت شکریہ جی، السلام علیکم.